देखिए, ज़ाहिर है घर का माहौल तो बच्चे के ऊपर होता है, मुतासिर होते हैं बच्चे। तो ज़ाहिर है मेरी परवरिश बड़ी मुख्तलिफ़ तरीके से हुई। जिन चीज़ों की मुझे अवेयरनेस बचपन से थी वो शायद अब जाके भी लोगों को ना हुई, इसलिए चूँकि मैंने अपनी वालदा को सिर्फ बात करते हुए नहीं मगर एक्शन में देखा। मैंने उनको बहुत सारी जुलूसों में, हमारे लिए मामूल की बात थी कि जुलूसों में जाना है, और हमारे लिए मामूल की बात थी कि हम लोगों को, ऐसे लोगों को मिलते थे जो अपनी हक़ की बात करते थे, और हमें पहले से ही मालूम था कि लोगों के क्या क्या मसाइल हैं। बच्चे होते हुए, बल्कि मैं बहुत छोटी थी तो मुझे पता चला कि भट्टे मज़दूर क्या होते हैं। हम भट्टों पे भी गए, हमारी वालदा में लेके जाती थी। हमें पता था कि बच्चों के, सिर्फ हमारे जैसे बच्चे नहीं, और भी बच्चे हैं जो भट्टों पे काम करते हैं। तो इसलिए ज़ाहिर है अवेयरनेस तो होती है। देखिए, मेरा तो ख़्याल है कि ख़ुद पाकिस्तान का मीडिया भी अपने आप से खुश नहीं है। जो मीडिया का किरदार है या किरदार करवाया जा रहा है उसे सभी लोग बड़े परेशान हैं, और मैं समझती हूँ ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि इस वक्त हम कहाँ आके खड़े हो गए हैं कि लोग जो हैं वो हमें देखना पसंद नहीं करते, और अब वो सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा जा रहे हैं। और जिस किस्म की कदगनें हम पे लगी हैं, हमने बहुत अरसा हो गया हमने इस किस्म की कदगनें नहीं देखी कि जहाँ पे मेजर अपोजिशन लीडर 3 दफ़ा वज़ीर आज़म जो बन चुके हों, 1 दफ़ा सदर बन चुके हों, उनको भी मीडिया पे आना अलाउड नहीं है। तो इस किस्म का माहौल, दबाव का माहौल बड़ी देर बाद आया है, इसकी हम सख्त मज़म्मत करते हैं। देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन जब भी आई हैं मेन स्ट्रीम के अंदर, उनको इस किस्म की तंग नज़री का सामना करना पड़ा है। और मैं अब बड़े अफसोस के साथ कहती हूँ कि कुछ ऐसी लेफ़्ट लीनिंग जमातें भी हैं जहाँ पे जब आप ख़वातीन की बात करते हैं तो वो सारे राइट विंग ही हो जाते हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो को जिन्होंने नहीं बख्शा, मेरी वालदा को नहीं बख्शा, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को, फ़ातिमा जिन्ना को नहीं बख्शा, तो हम क्या चीज़ हैं। मैं समझती हूँ कि ये छोटी बातें हैं और इनके ऊपर हमें ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमारे आगे बहुत बड़ा काम है, हमारे आगे बहुत बड़ी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इंशाल्लाह। हमारे लिए बड़े लंबा सफ़र है, तो अगर इनके अंदर हम उलझ गए तो आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए जी, मुझे नहीं पता मैं हिसाब कर सकूँगी कि नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे साथ सही हिसाब करें, माने कि कामयाब तो तभी इंसान होता है जब कोई चेंज ला सके। कम से कम हमने अपने बड़ों से ये सीखा है कि अगर आप माशरे के अंदर तब्दीली लाएँ, और सही माने वाली तब्दीली, लोगों के साथ मिल के काम करके, ये नहीं कि सारा वक्त तसादुम की तरफ ही चलते रहें। तो मेरा ख़्याल है मेरी वालदा की ये खूबसूरती थी, शी वाज़ स्ट्रेटेजिक। बाकी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी बहुत अच्छा काम करें, मगर वो क्यों हट के थी सबसे आगे, इसलिए थी चूँकि उनमें स्ट्रैटेजी थी, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये तीनों काम किए थे। तो अगर वो कर सकती हैं और बेनज़ीर भुट्टो जैसे लोग कर सकते हैं और ये हमारे आइडल्स हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। उस वक्त मुशर्रफ साहब का दौर था, उनका जाबराना दौर था, और हम यहाँ से गए थे बलूचिस्तान की तरफ, सुई टाउन की तरफ। रास्ते में हमारे ऊपर फायरिंग भी हुई, और उस वक्त के जो डीसीओ थे अब्दुल समद लासी, वही मुलव्विस थे उसी फायरिंग के अंदर। बाद में उनको नवाजा भी गया, उनकी पोस्टिंग बाहर करवा दी गई, और हमें मालूम था कि हमारे ऊपर फायरिंग होगी। हमें ये कहा गया था कि अगर आप जाएंगे और मज़ीद आगे बलूचिस्तान में, और मेरी वालदा मेरे साथ थी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक मिशन जा रहा था, इन्वेस्टिगेटिव मिशन, साथ सारे सहाफ़ी थे, मैं भी थी, तो आपके ऊपर फायरिंग होगी। और वो हुआ, हमारे ऊपर फायरिंग हुई, और हम जब लौट के आए, चूँकि आगे तो जा नहीं सकते थे, वो बंदूक ताने खड़े हुए थे, तो हमने कहा कि हम यहाँ पे रात गुजारेंगे, फिर अगले दिन फिर हम
निकल जाएंगे। तो मैं थी, मेरी वालदा थी, अफरा साहब खटक साहब थे, हम सब जो है हमने ये फ़ैसला किया कि नहीं, हम आगे ज़रूर जाएंगे। अगले दिन हम फिर, उन्होंने कहा नहीं आपकी जान को ख़तरा है, ये तो अभी हुआ है, फिर से भी हो सकता है। तो मेरी वालदा उस वक्त ज़िंदा थी, उन्होंने कहा कि अच्छा अब्दुल समद लासी साहब आप हमारे साथ चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए चूँकि हमें मालूम था कि उन्होंने ही करवाया है या वो ही मुलव्विस है इसके अंदर। तो उनको भी ये पता था कि हमें पता है, और हमें पता था कि अगले दिन वही सारे मार्क्स जो हैं मिट जाने हैं, बुलेट जो केसेस हैं वो भी किसी ने उठा लेने, और वही हुआ। अगले दिन सारी एविडेंस गायब थी। फिर मेरी वालदा ने अब्दुल समद लासी को कहा आपकी हॉस्पिटैलिटी और मेहमान नवाजी तो हमने देखी है, अब हम जाके बुख्ती साहब की देखेंगे। फिर हम आगे गए सुई टाउन, और वहाँ पे लोगों ने हमें बताया और हमें पता लगा कि ये क्यों नहीं चाहते थे कि हम आगे जाएं, और उन्होंने वहाँ पे लोगों का क्या क्या हशर किया था। वहाँ पे जो बुख्ती साहब का किला है, आप चलें ठीक है, वो नवाब थे, बहुत सारे उनसे हो सकते थे मसाइल, मगर उनके ऊपर बमबारी की गई थी, और उसके नतीजे के अंदर 30 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए थे, और उसमें से बहुत बड़ी तादाद हिंदू बरादरी की थी, क्योंकि उनके इलाके के अंदर और उनके इर्द गिर्द काफ़ी हिंदू बरादरी रहती थी। जब हम उनके घर गए तो हमने देखा कि किस तरह उनका घर जो है वो बॉम्ब से डिस्ट्रॉय हुआ था, उनकी बमबारी बाकायदा तौर पे की गई थी, और वो अपने घर के अंदर भी नहीं रह सके। फिर हम पिछले दरवाजे से होते हुए एक गाड़ी के अंदर गए, और हमें बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर ये गाड़ी किसी उनको मिल गई फ़ौजियों को तो वो बॉम्ब कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, मगर हम फिर भी गए। और बुख्ती साहब उस वक्त वो कहते थे ना उस वक्त कि बड़े केव में रह रहे हैं, बड़ा आलीशान केव है, तो बिल्कुल ही आप समझ लें कोई 8 फीट बाय 8 फीट एक छोटा सा मिट्टी का कमरा था। मिट्टी के कमरे के अंदर जो थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे, और उनसे मैंने पूछा, मुझे मौका मिला उनका आखिरी इंटरव्यू करने का, तो मैंने कहा आप नहीं चाहते कि आप बातचीत करें स्टेट से, ये मामला ख़त्म करें, आप इतनी बड़ी फ़ौज से कैसे लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा बीबी मैं तो लड़ना नहीं चाह रहा, मगर आप सुन सकती हैं उस बंदूक की आवाज़, आप सुन सकती हैं उस बॉम्ब की आवाज़, अब हम क्या करें? अगर आपने हमें दीवार से लगा दिया है तो मैं तो एक रिस्पेक्टेबल आदमी, मैं तो वापस लड़ूंगा, मेरे पास चॉइस ही क्या है। तो तब मुझे उनकी एक तरीके से बेबसी का एहसास हुआ कि उनकी क्या बेबसी थी, और जो उस वक्त मुशर्रफ का जबर था वो बलूचिस्तान में मैंने पहली बार इस तरीके से देखा।